कि एक नाम वहाँ पे जुड़ता है, सुनील डबोलिया जी जो सरपंच है वहाँ के, और कहा जाता है कि उनका जो अतिक्रमण है वो नहीं हट रहा है जानबूझ के, और उनका अतिक्रमण को रोकने या उनको बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं आपके या परिवार के द्वारा किया गया। दमोह क्षेत्र में एक तालाब है, बेला ताल, वर्षों से वो साफ हो रहा है लेकिन वो साफ नहीं हो पाता, उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही कि आज तक वो साफ नहीं हो पाया। एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए था। कहते हैं कि मलैया मिल की वजह से वहाँ पे ब्रिज नहीं बन पाया, रेलवे ओवर ब्रिज। तो इस पे आप क्या कहेंगे? दमोह क्षेत्र में एक फैक्ट्री है, माइसेम सीमेंट फैक्ट्री, तो उसमें एक आरोप आता है कि माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में दमोह जिले के या फिर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को, युवाओं को या मजदूरों को प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता है। इसको कैसे देखें? एक आक्षेप और आता है आप पर या फिर कहें आपके पिताजी के ऊपर और उनके पूरे ड्यूरेशन के ऊपर लगाते हैं आरोप कि उस दौरान पे कहीं ना कहीं मिशनरी कार्य या फिर धर्मांतरण का कार्य काफ़ी बढ़ा, और जो अभी आरोप प्रत्यारोप इसमें काफ़ी बड़े जब से मिशन अस्पताल पे लॉक लगा, और उसके बाद से इस पे और ज़्यादा इस पे राजनीति होने लगी और आरोप लगने लगे। इसको कैसे कि जब भी जयंत मलैया जी विधायक बनते हैं तो कांग्रेस के जो नेता होते हैं या कांग्रेस के उस समय जो बड़े नेता दमोह जिले में होते हैं उनके पेट्रोल पंप कैसे खुल जाते हैं। अब सिद्धार्थ मलैया जी के लिए परिवारवाद का अगर नियम अगर लागू होता है तो वो आकाश विजयवर्गीय के लिए या बांसुरी स्वराज के लिए या अनुराग ठाकुर के लिए, या फिर जब प्रहलाद जी और जालम सिंह जी दोनों एक साथ एक सांसद थे, एक विधायक थे, तो तब उनके लिए क्यों नहीं लागू? कहते हैं कि 2021 के चुनाव में आपने बगावत की तो आपको निलंबित किया, लेकिन 2023 में कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके पार्टी में रहकर आपके पिताजी के खिलाफ काम किया, आपके पिताजी का सोशल मीडिया पे दबे स्वर में ही सही विरोध भी किया, और वही 2024 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके लोकसभा चुनाव में देखे गए। तो ऐसे लोगों पर कभी कार्रवाई क्यों? सिद्धार्थ मलैया जी क्या 2028 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? इस बारे में अभी कैसे कह सकते हैं। और अगर 2028 में उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या टीएसएम की वापसी होगी और फिर वो टीएसएम से चुनाव लड़ते हैं? तो क्या आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ मलैया जी। आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के विषय में, जिन्हें कई लोग इनसे प्रश्न पूछना तो चाहते हैं लेकिन वह प्रश्न इनसे पूछने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। लोग सोचते तो हैं इनके विषय में वो सवाल करें, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके विषय में चर्चा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे पूछने में कतरा जाते हैं। उन प्रश्नों के साथ हम उनके जीवन के विषय में भी आज जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि कुछ समय से वो राजनीति से क्यों दूर हैं। यह प्रश्न कहीं ना कहीं उनके शुभचिंतक भी जानना चाहते हैं और उनके राजनीतिक विरोधी भी। तो सिद्धार्थ भैया, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अभिनव। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपसे सबसे पहले प्रश्न हम जानते हैं आपकी शिक्षा के विषय में कि शिक्षा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की शुरुआत की? शुरुआती साल दमोह में पढ़ा और उसके बाद इंदौर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई की। फिर बाद में बीकॉम ग्रेजुएशन करने बम्बई गए, फिर एमबीए किया जबलपुर से, फिर तब से यहाँ है। अभी कुछ साल पहले लॉ का भी 3 सेमेस्टर किए हैं, पूरे नहीं हुए। तो आपसे एक और प्रश्न ये बनता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से अब तक एक राजनीतिक बैकग्राउंड होने की वजह से आपको कितना उसका फ़ायदा हुआ राजनीतिक बैकग्राउंड का, कि जब आपके पिता विधायक बने, मंत्री बने, उसका कितना फ़ायदा आपके जीवन में हुआ? भौतिक रूप से तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु की कृपा से हमारे बाबूजी दादाजी ने सब मुहैया कराया, तो ऐसे तो कोई फ़ायदा भौतिक रूप से नहीं है। पर लोगों से, पिताजी के साथ जो साथी थे उन सब से मुझे बहुत स्नेह मिला पिताजी के कारण, और बहुत स्नेह मिला, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला।
बिना उसके लिए कुछ करे, पिताजी के कारण, हमारे बाबूजी के कारण तो ये लाभ जैसे तो मिला। आपके परिवार में आपके पिता माता दोनों के साथ साथ आपकी वाइफ आपके अब कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती देखी जाती हैं और कई आपके सोशल वर्क में भी साथ देखी जाती हैं। हाँ, तो आपकी मैरिज के विषय में जानना चाहेंगे जिसके बारे में कहीं ना कहीं दमू क्षेत्र के आदमी उतना नहीं जानते हैं। तो पूजा और हम हमारा अंतर्जातीय विवाह है। हमारे रिश्तेदार एक दूसरे को जानते थे, फिर हमारा मिलना हुआ, फिर शादी हो गई। लव मैरिज अरेंज मैरिज? दोनों ही हैं, लव भी था और अरेंज भी, परिवार के और रिश्तेदारों ने करा दी। तो आपके बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे कि बच्चे हैं दोनों आपके, उनके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा। मेरी बेटी है, अपना ग्रेजुएशन कर रही है, फाइनल ईयर में है, मीरा। और मेरा बेटा है 18 साल का, वो अभी कॉलेज में गया है। तो बेटे की जैसे आपने चर्चा की, हाँ तो बेटे की काफ़ी तस्वीरें अभी एक वायरल हुई थी विश्वास सारंग जी के साथ में, जी, जो कि मंत्री हैं, उनके साथ, उसके विषय में थोड़ा देखिए सा मीरा और बताएं। अर्जुन दोनों ही घुड़सवारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। मीरा ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की तरफ से खेलती थी वो, बैडमिंटन भी खेली। अर्जुन ने भी बहुत सालों से लगातार वो मेडल जीत रहा है। इस बार जो मेडल जीता था वो जूनियर नेशनल चैम्पियन उसको मिला, और उस प्रतियोगिता का बेस्ट राइडर भी, घुड़सवार भी उसे मिला। अब चूँकि विश्वास भैया उसी मंत्रालय के मंत्री भी हैं जी। और पारिवारिक उनसे संबंध है, तो उन्हें वो मेडल दिखाने गए, तो उनके उसकी तस्वीर आई, समाचार पत्रों में भी वो आया, तो उसके बाद से एक सिलसिला बन गया, लोगों को पता लगा कि वो घुड़सवारी करते हैं। पर वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए वो काफ़ी सालों से राष्ट्रीय स्तर पर जी। घुड़सवारी पे मेडल जीत रहे हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये कि आपने जब शिक्षा कंप्लीट की तो कब ये शुरुआत हुई कि अब आप राजनीति में आएंगे, या राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए चुनावी काम, चूँकि पिताजी चुनाव लड़ते थे, तो 89 से ही शुरू हो गया था। लोकेन सिंह जी का लोकसभा का चुनाव था, तब से हम पोलिंग संभालते आ रहे हैं। और उसके बाद 90 में पिताजी का बाई इलेक्शन हुआ, वो युवा मंत्री भी बने। बाई इलेक्शन था तो 1.5 महीने 2 महीने लगातार काम करने का मौका मिला, गर्मियों की छुट्टियां थी। फिर उसके बाद 91 का चुनाव हुआ लोकसभा का, और उसके बाद सारे ही चुनाव 1-1.5 महीना काम करते थे। पिताजी का चुनाव होता तो ज़्यादा करते थे, ज़्यादा समय। पर 2003 के बाद से राजनीति में, चूँकि तब तक पढ़ के आ गए थे, काम करना शुरू कर दिया था, शादी हो चुकी थी, तो उसके बाद से राजनीतिक सिलसिला बढ़ गया। तो जैसे कि आपके और आपके पिताजी के संबंध किस टाइप से हैं, दोनों के एक पिता और पुत्र के रिलेशन किस टाइप के हैं? कई जगह पे हम देखते हैं कि पिता और पुत्र मर्यादित रहते हैं और कई जगहों पर हम देखते हैं कि पिता और पुत्र काफ़ी घुले मिले रहते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते किस टाइप के? अब दूसरों का तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारे बीच में तो जैसे जैसे उम्र के साथ संबंध और मर्यादित ही है हमारे बीच में भी। मतलब पिताजी घर के बड़े हैं अब, बाबूजी के नहीं रहने के बाद, तो एक मर्यादित ही है। अब आपसे जानना चाहते कि एक और आपकी रुचि के बारे में काफ़ी मुझे जानकारी है कि जैसे आप पशुपालन की ओर काफ़ी रुचि रखते हैं, खासकर जी, गाय और गौशाला के विषय में अच्छी रुचि रखते हैं। उनके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि इसको एक व्यवसाय में कैसे तब्दील किया जा सकता है, या प्रॉपर गौ सेवा कैसे की जा सकती है? देखिए जो जितना मैं जानता हूँ, चूँकि मैं साधन संपन्न हूँ, हम शौक से गौशाला रखते हैं जिसमें दूध उत्पादन भी होता है, और जो दूसरी गौशाला है उसमें सेवा का काम होता है। अ, जो लाचार पशु है, जिसे छोड़ दिया जाता है, वो वाली गौशाला एक है, और एक दूसरी गौशाला है जिसमें दूध का काम होता है, जिसमें अधिकांशतः गिर वंश की हमारे पास गायें हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है,
और उसको व्यवसाय बिल्कुल बनाया जा सकता है। चूँकि मैंने वो खुद नहीं बनाया तो इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि उसमें कितनी जल्दी और कितना मुनाफा होगा, ये आज कहना कठिन होगा, चूँकि मैंने खुद ने वो नहीं किया है। परंतु ऐसा मैं मानता हूँ कि वो दूध, शुद्ध दूध की बहुत ज़रूरत है, उसका अपना महत्व है जो लोग शायद थोड़ा कम समझते हैं उस बारे में। परंतु जो अपना व्यवसाय इसमें करना चाहेगा, मेरा विश्वास है कि उसे बहुत लाभ होगा। अधिकांश परिवार दमोह में जो ग्रामीण अंचल में है, 80% परिवार से ज़्यादा के पास गौधन है। उसको वो बेहतर तरीके से उसका रखरखाव करें, उनका खान पान बेहतर तरीके से करें। सब काम वो कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा खान पान उनका बदलें और उनका रहने का ढंग अगर बदलें तो वही गाय जो आपको आधा लीटर दूध दे रही है वो 1 लीटर दूध भी दे पाएगी, मतलब 100% ज़्यादा, जी, दोगुना। फिर अगर हम उस गाय की जो संतति है, उसकी जो और बछिया बछड़ा जो लेना है, उसमें अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उसको करें तो जो नई संतति आने वाली वो आपको 2 लीटर 2.5 लीटर एक समय का दूध देगी ही, ये तय है बात। लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जब गाभिन होती है गाय, उनसे पूछते हैं भैया कौन सा बीज डलवाया, कहाँ गाभिन हुई, कौन सा नंदी आपने चुना, तो वो ये सब सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो लगा देते हैं कि चरने जब चली जाती है और गाभिन हो जाती है कोई नंदी से, पर वो नंदी चुनते नहीं है। हम नंदी का चुनाव करें, ये देखें कि हम क्या नंदी चूज़ कर रहे हैं, वो उस वंश का तो नहीं है, क्या हम बीज अच्छे नंदी का डलवा सकते हैं डॉक्टर से। आज सब जगह उपलब्धता है, पहले से बहुत ज़्यादा है। मोहन यादव सरकार का, आदरणीय लखन पटेल जी के मंत्रालय का इस पर बहुत ज़्यादा जोर है कि आप सॉर्टेड सीमेंट डलवाएं, ऐसा बीज डलवाएं जिसके अंदर से 97% बछिया होगी। वो जो बीज होता है वो बीज के अंदर से बछड़े के गुण कम कर दिए जाते, निकाल दिए जाते हैं। अगर हम वैसा करते हैं तो हमारी संतति अच्छी होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं। और चूँकि हमारा जो किसान है उसमें जो गौ माता का लालन पालन है वो तो सब मिलके ही कर रहे हैं। कोई लोग गोबर का काम कर देते हैं, कोई चारे का काम कर लेता है। तो अगर वो ठीक से करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत हम उसको लाभदायक व्यवसाय बना सकते हैं और उससे गौ माता का भी लालन पालन अच्छा होगा। एक आपने जैसे गौशाला की बात की, उसके साथ आपने पशुपालन की बात की, साथ में जैसे कि आज जैविक खेती को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाएं तो जैविक खेती या फिर कहें कि शुद्ध भोजन की उपलब्धता के लिए, तो उसको कैसे किया जा सकता है? देखिए, मेरा तो सभी से आह्वान है कि जैविक खेती के अपने खुद के चुनौतियां हैं, परंतु जैविक खेती किसी और के लिए नहीं करें, बाजार के लिए नहीं करें, मंडी के लिए बेचने के लिए नहीं भी करें अगर, तो कम से कम अपने लिए तो करें जी, अपने बच्चों के लिए करें। हम ऐसा भोजन खुद कर रहे हैं और अपने बच्चों को करा रहे हैं जो कि हम जानते हैं कि जिसके अंदर बीमारियां हैं, कैंसर है, तो अपने लिए तो शुरू करें। एक बार शुरुआत करेंगे तो उसका बाजार भी बनेगा। बाजार है, बाजार के अंदर अलग चुनौतियां हैं कि हमारा तैयार है माल, ऑर्गेनिक है, जैविक है, शुद्ध है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो हम उसको बेचें कैसे? उसको बेचने के लिए कौन है? जो खरीदार है वो ये कैसे मान ले कि ये जो है इसमें शुद्धता है, इससे जैविक है? तो ये चुनौतियां दोनों तरफ से हैं, परंतु वो चुनौतियां हल होती आ रही हैं, आगे भी बनी रहेंगी, हल भी हो रही हैं। परंतु मेरा सबसे आह्वान है कि छोटी सी जगह में ही, अगर आपके पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन भी है तो उसमें आधा एकड़ भी केवल अपने और अपने परिवार के लिए आप करते हैं और जैविक करते हैं, तो वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खुद तो शुद्ध हम खाएं। जैसे शुद्ध भोजन की आपने बात की, शुद्ध दूध की बात की, लेकिन शुद्ध वायु के लिए भी एक आपने पहल की थी आज से लगभग 10 साल पहले, मिशन ग्रीन दमोह जी। लगातार 10 सालों से दमोह क्षेत्र में एक डेवलप हुई प्रोसेस है, जिसमें अब हम देखते हैं कि पौधे अब वृक्षों में तब्दील हो गए। जी।
इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि हमें अब ये पहल करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो कैसे हुई उसका बहुत महत्व नहीं है, हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। जी। तो 10 साल से कर रहे हैं, 80-85 हज़ार से ज़्यादा हमने पौधे लोगों को बांटे हैं, जी। इस प्रत्याशा से कि वो पौधे लगाएंगे और बच्चों में वो संस्कार आएगा परिवार के साथ। आज भी हम स्कूलों में जा रहे हैं तो जो हम पौधे बच्चों को दे रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि वो फोटोग्राफ खींचें पौधा लगाते हुए माता पिता के साथ। जी। एक वो स्मृति उनकी खुद की भी रहेगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे पौधा बड़ा होगा, वृक्ष का रूप लेगा। हमने दमोह शहर के अंदर लगभग 8,500 से 9,000 पिछले 10 वर्ष में विकसित पौधे और पेड़ लगाए हैं। उसमें से आधे बचे होंगे लगभग, पर है ये हमारा मिशन ग्रीन दमोह का उद्देश्य केवल हमारा पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि ये संस्कार देना है कि पेड़ हमें लगाना होंगे, वो आज की ज़रूरत है। जी। पुराने समय में तो पेड़ लगाने की कोई बात होती नहीं थी, क्योंकि प्रकृति अपने आप बढ़ती थी और उसकी अपना एक उस प्रकृति का एक अपना आयाम था। पर चूंकि हमने प्रकृति के अंदर दखल इतना दिया है और उसका दोहन से ज़्यादा क्या शब्द है, उसका दुरुपयोग किया है, तो चूंकि ऐसा हुआ है उसके अंदर हमें भी बीच में आके वृक्षारोपण करना होगा और वृक्षों को बचाना होगा। तो अब बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और दमोह में ये संस्कृति बढ़ी है, कुछ थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान रहा होगा, पर और बहुत सारे लोग हैं जो ना फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। वो सारे लोगों जो ये देख रहे होंगे उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। जो लोग पानी की बोतल लेके जाते हैं गर्मियों में सर्किट हाउस में या जहाँ भी घूमने जाते हैं और वो पानी को पेड़ को पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो ये उन सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो दिखता हूँ इसलिए आप कह रहे हैं, पर हमारी कोशिश ये थी कि बच्चे और सबके बीच में संस्कार बने। अब आपसे एक और पहल आपने की थी जो कि कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए थे, क्योंकि जब प्राणवायु की आपने बात की, वृक्षों की बात की, तो ऑक्सीजन की उस समय बहुत कमी थी और आपने और आपकी टीम ने काफ़ी लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे जो कि उस समय दमोह में उपलब्ध नहीं हो रहे थे। तो ये कैसे सोचा कि इसको शुरुआत की जाए, कैसे उपलब्ध कराए? क्योंकि देखिए, ये समय की बात है, उस समय उस चीज़ की ज़रूरत थी, कोशिश की, लोगों ने हमारी मदद की, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाए, लोगों ने मदद की, हमने उसमें गैस भरना थी, ऑक्सीजन भरना थी, लोगों ने उसमें मदद की और हम कर पाए, तो कर लिए। तो काफ़ी आप मॉडेस्ट हो रहे हैं कि, लेकिन नहीं, वो मॉडेस्ट ही है। उस अब समय उसमें देखिए मेरे पास मेरे को बहुत क्लियर है इस चीज़ में कि मेरे पास साधन संसाधन प्रभु ने बहुत दिए हैं। मेरे बाबूजी, पिता, माता पिता ने बहुत संसाधन दिए, तो वो संसाधन अच्छी चीज़ में लगे। जी। हम तो एक माध्यम है और मॉडेस्ट वाली बात नहीं है, वो करना अच्छा लगता है। जी। आज आपने ये प्रश्न पूछा, कभी एक ऐसी बात भी थी कि जब आप भी बीमार थे और आपने तो सोशल मीडिया पे मेरा धन्यवाद किया सबके बीच में, उसके लिए भी धन्यवाद। तो वो क्योंकि एक कोई बड़ी काम बात, करते हैं और कोई उसकी अनुमोदना करता है, उसको मानता है, तो अच्छा लगता है, आपकी उत्साह बढ़ता है। तो मेरे पास साधन संसाधन परिवार के थे और मौका था, कर सकते थे, कोशिश की, हो गया। अब आपसे जानते हैं कि जैसे एक और आपकी टीम ने एक और नई चीज़ की पहल दमोह में की थी, बुंदेली दमोह महोत्सव की, जी। जो दमोह में एक अलग पहचान रखती थी। इसके शुरुआत कैसे हुई? बुंदेली दमोह महोत्सव मेरी माँ और बहुत सारे शहर के गणमान्य लोग ने मिलके एक न्यास बनाया कि साल के अंदर 10 से 15 दिन का हम एक महोत्सव करें, जिसमें युवा, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो गृहिणियां हैं, जी। जिनको बाहर जाने का मौका कम होता है,
या शादी जल्दी हो जाती है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका कम होता है, वो जिसमें ऐसा माहौल हो जहाँ पर 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ मिला जा सकें, एक साथ कार्यक्रम देख सकें, एक साथ भोजन कर सकें, दुकानदारी कर सकें, झूलों का आनंद ले सकें, ऐसा माहौल कुछ लोगों ने, गणमान्य लोगों ने मिलके बनाया। हम तो उस समय युवा साथी थे, उनका काम सब करते चले गए। बाद के समय में उन लोगों ने जिम्मेदारी हम पर और आ गई तो हम और काम देखने लगे, पर वो हमने नहीं शुरू किया। वो जो गणमान्य लोग शहर के हैं उन्होंने शुरू किया था। वो हमारी माँ उसकी प्रेरणा रही और उनके प्रेरणा से वो शुरू हुआ। उसमें और बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। तो इसमें जैसे कि बुंदेली दमोह महोत्सव जब चालू हुआ और बुंदेली महोत्सव आगे बढ़ा, उसको देखा देखी अब कई उसकी कॉपीज निकलने लगी हैं और उसके जैसे कई कार्यक्रम होने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बिसलेरी के जैसे अब कई अलग बोतलें निकलने लगती हैं, तो फिर लोगों को समझने नहीं आता है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फेक है। तो अब दमोह की जनता कैसे समझे कि बुंदेली दमोह महोत्सव कौन सा असली है, क्योंकि मेले लग रहे हैं, जनता उतना नहीं समझती, तो कैसे समझे वो? देखिए, हमको लगता है अभिनव कि जनता नहीं समझती है। सब लोग सब कुछ समझते हैं। जितने मेले लग रहे हैं सबका अनुभव लें, सबका आनंद लें, तो इतनी ही बात है उसमें। तो कोई अगर बहुत अच्छी चीज़ हुई है और लोग उसको और करना चाहते हैं या उसी तरह का और काम करना चाहते हैं तो खुशी की बात है। लोग जाएंगे और उसका अनुभव लेंगे। अब आपसे जानते हैं एक उस पड़ाव के विषय में कि जब आपको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करके आप निलंबित किया गया था, और निलंबित करने के बाद आपने अपनी पार्टी तैयार की थी टीएसएम, और नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था पार्टी ने, तो वो दौर कैसा रहा? वो क्या दौर था? पार्टी ने निलंबित किया, 13 महीने निलंबित रहे, पर उसके पहले की कहानी जो है वो ये कि हमारे यहाँ उपचुनाव तय था। उपचुनाव में जिस तरह से उपचुनाव हुआ था उस पर मेरी आपत्ति थी कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये अब तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उस समय लगता था कि ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध करना ज़रूरी है। फिर तय हुआ कि चुनाव नहीं लड़ना है। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं करना है तो नहीं किया। निलंबित हुए। निलंबित सही हुए गलत हुए ये तो आज कोई बात नहीं है। निलंबित रहे 13 महीने। नगरीय निकाय के चुनाव थे, ना निर्णय पार्टी ने दिया नहीं, ना निष्कासित किया, ना वापस लिया। राजनीतिक भूमिका रखनी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो जितने सारे साथी थे उन्होंने मिलके नगरीय निकाय के और जिला पंचायत के चुनाव लड़े। थोड़ा थोड़ा कर पाए, वैसे तो हार ही गए, थोड़ा थोड़ा ही कर पाए। उसके बाद पार्टी में वापस ज्वाइनिंग हुई। पार्टी ने वापस शामिल होने के लिए कहा और फिर पिताजी ने चुनाव लड़ा 2023 में। अब वो कैसा समय था ये तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ वो कठिन समय था, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से 3 पीढ़ी पार्टी में रही है। मेरे दादाजी, मेरे छोटे दादाजी सागर में, वो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। पिताजी, माँ, फिर मैं, मेरे भाई, पूरा परिवार लगता है। कोई भी चुनाव होता है तो केवल हमारा नहीं, पार्टी का। तो वो कठिन समय था। तो जैसे कि 2023 के चुनाव की आपने चर्चा की, कहते हैं कि 2021 के चुनाव में आपने बगावत की तो आपको निलंबित किया, लेकिन 2023 में कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके पार्टी में रहकर आपके पिताजी के खिलाफ काम किया, आपके पिताजी का सोशल मीडिया पे दबे स्वर में ही सही विरोध भी किया, और वही 2024 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके लोकसभा चुनाव में देखे गए।
तो ऐसे लोगों पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए अभिनव, ये तो होगा ही हमेशा। राजनीति के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी में रहते हैं तो पूरे मन से किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, ये तो कभी नहीं होगा। पार्टी पहले छोटी थी तो चुनाव के टिकट डिक्लेयर होने तक मतभेद रहते थे, पर जब पार्टी इतनी बड़ी हो गई तो ये तो कभी नहीं होगा। इतनी बड़ी हो चुकी है पार्टी कि जो 2023 में किसी कैंडिडेट का विरोध कर रहे हो और बाद में जब लोकसभा चुनाव आएगा 6 महीने बाद तो उसमें सब पार्टी के साथ खड़े हों, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो विरोध कर रहे थे वो प्रदेश के पदाधिकारी थे, तो दमोह में जिले के पदाधिकारी थे, मंडल के थे, बूथ के थे, जी। पर थे तो सारे अपने ही और अभी भी अपने। तो जो हो गया हो गया। कुछ कमी रही होगी पिताजी में या हम में, जो उन्होंने विरोध किया, हम उनका मन नहीं जीत पाए होंगे, ऐसा रहा होगा। और कुछ लोगों को विरोध करने की आदत ही होती है, फिर वो चाहे 2013 का चुनाव हो, 18 का हो या पिताजी का ये 23 का चुनाव हो। तीनों चुनाव में विरोध किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी पार्टी में, उनका भी स्वागत है। तो जैसे कि एक और चीज़ 2023 में देखी गई कि मुख्यमंत्री का फेस भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी थे। शिवराज सिंह जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा गया, लेकिन मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद शिवराज जी के करीबियों को कहीं ना कहीं मंत्री पद नहीं मिला, चाहे वो जयंत मलैया जी हों, गोपाल भार्गव जी हों या फिर भूपेंद्र सिंह जी हों। इसको कैसे देखते हैं आप? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो पहला आपका प्रश्न है कि आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो वो प्रश्न मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ जी। उसके लिए तो जो बड़े हैं वही जवाब दे सकते हैं, वो उनका निर्णय है और उस निर्णय पर मैं टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। जो दूसरा प्रश्न है कि जो सीनियर लोग हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया जो कि शिवराज जी की कैबिनेट में थे, या फिर उनके तो काफी मुझे क्लोज थे। जरूरी नहीं है कि कैबिनेट में जो लोग हों वो क्लोज हों। जी। आदरणीय शिवराज जी की कैबिनेट में जितने सारे मंत्री थे वो सभी उनके निकट थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो सामूहिक निर्णय है, अकेले आदरणीय शिवराज जी तो निर्णय ले नहीं रहे। कुछ विवेक ज़्यादातर उनका हो सकता है, पर बाद में पार्टी का भी होता है, तो सभी बहुत निकट हों ऐसा नहीं है। परंतु जो प्रश्न है मूल कि जो सीनियर लोग हैं, जो लंबे समय मंत्री रहे हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो इस निर्णय के पीछे बहुत स्पष्ट है कि जो लोग 18-18 साल मंत्री रहे, पिताजी 18 साल मंत्री रहे, वो तो युवा मंत्री भी थे। आदरणीय गोपाल भार्गव जी 18 साल मंत्री रहे, तो उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया चूंकि दूसरों को मौका दिया। ये तो स्वागत योग्य है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक तरीके से सीनियरिटी को भी अवसर मिलना चाहिए था। सीनियरिटी को अवसर दिया ना, आज विधायक है तो क्या अवसर नहीं है? जरूरी थोड़ी ना है कि मंत्री बन के ही अवसर होगा। तो जैसे अवसर की बात हुई तो एक और बात भारतीय जनता पार्टी में चलती है परिवारवाद को लेकर के। तो क्या आपको अब 2028 में टिकट मिलने को क्या परिवारवाद से नहीं जोड़ा जाएगा? जोड़ सकते, तो पार्टी का निर्णय होगा कि उनको लगेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ये गाइडलाइन तय करी है, ये ऐसा रखना है। देखिए पार्टी जब इतनी बड़ी है और उसको चलाना है तो कार्यकर्ता साथी का मनोबल बड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत साधारण परिस्थिति से जब कार्यकर्ता मेहनत करके ऊपर निकलता तो पार्टी उसको जिम्मेदारी देते आती है और काम दे देती है। परंतु जब मध्य प्रदेश के अंदर संगठन की रचना ऐसी है, एक लगभग आदर्श संरचना है, तो जो हमको तैयारी देशव्यापी करनी है उसकी तैयारी हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमें परिवार से दूसरे लोगों को नहीं देना है सक्रिय राजनीति में और हम लागू करा सकते हैं तो बिल्कुल कराएंगे। अगर हमें लगता है कि हम 75 के ऊपर के लोगों को चुनाव लड़ने देना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और लोग आएँ, नए लोग आएँ, अगर अनुकूल परिस्थिति होगी तो वो करा लेंगे। नहीं होगी तो जैसे हमें लगा कि हमने
पिताजी को लड़ाया, वो 75 के ऊपर थे, नागेंद्र सिंह जी थे, और भी ऐसे लोग थे सारे, उनको सीनियर लोगों को लड़ाया जी। तो ऐसा आगे भी करेंगे। हमारी अनुकूल परिस्थिति होगी तो चुनाव है, जनता के हाथ में है। हम जो नियम कायदे चाहेंगे वैसा ही नहीं होगा हमेशा, पर एक आदर्श परिस्थिति अगर हम चाहते होंगे और अगर वो वैसी परिस्थितियां हुई तो करेंगे। लेकिन एक बात और पूछते हैं कि सिद्धार्थ मलैया जी लगभग 20 साल से ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, जुड़े हुए तो ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। और जब 2028 आएगा तो वो 25 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा क्रॉस। अब सिद्धार्थ मलैया जी के लिए परिवारवाद का अगर नियम अगर लागू होता है तो वो आकाश विजयवर्गीय के लिए या बांसुरी स्वराज के लिए या अनुराग ठाकुर के लिए, या फिर जब प्रहलाद जी और जालम सिंह जी दोनों एक साथ एक सांसद थे, एक विधायक थे, तो तब उनके लिए क्यों नहीं लागू होता? एक वहाँ पर इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है। देखिए, आपने जो सारे उदाहरण लिए, ये कोई आधार मेरे पे फिट बैठता ही नहीं है। इसलिए चूँकि आदरणीय प्रहलाद जी, माननीय जालम सिंह जी, जब ये तथाकथित जो हमने आदर्श व्यवस्था की बात समझी और सोची, कही, पार्टी पहले से सोचती थी, पर हम लागू कब कर सकते हैं? धारा 370, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप वैसे समझिए। धारा 370 कश्मीर से हटाना हमारा दशकों पुराना, 6 दशक से ज़्यादा हुआ जी, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के समय से जी, 6.5 दशक से ज़्यादा नहीं कर पाए। उसके पहले अटल जी की सरकार रही हमारी 6 साल की, नहीं कर पाए। 5 साल की आदरणीय मोदी जी की सरकार रही 14 से 19, नहीं कर पाए। जब परिस्थितियां आई तब करा। वैसे ही यहाँ पर जब परिस्थिति वैसी आ पाएगी तो हम वैसा कर पाएंगे। कुछ जगह हम कर पाएंगे, कुछ जगह नहीं कर पाएंगे। अगर परिस्थिति नहीं होगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पत्नी भी लड़ेगी और सब लड़ लेंगे। और परिस्थिति हुई तो जरूरी नहीं है कि हम में से कोई भी लड़े। तो ये तो पार्टी एक आदर्श व्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, पर उसके लिए परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए। अब आपसे कुछ प्रश्न आपके पॉलिटिक्स के बारे में, दमोह में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है उनके बारे में पूछते हैं, और कुछ आक्षेप आते हैं। तो सबसे पहले आक्षेप सबसे करीब से शुरू करते हैं कि जो एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए था, कहते हैं कि मलैया मिल की वजह से वहाँ पे ब्रिज नहीं बन पाया, रेलवे ओवर ब्रिज। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं और भी जितने सारे आक्षेप आएंगे उन सब के बारे में ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपकी बात को मानते हैं और उन्हें बात सही लगती है तो वो स्वीकार करेंगे। जिन लोगों को नहीं मानना है सही बात भी, जो कागज़ पे लिखी हुई है सामने है और नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। वैसे ही सारी बातों के लिए है, परंतु आपने यहाँ की बात शुरू की तो जो ये ओवरब्रिज बन रहा है इसके लिए प्रस्ताव पिताजी ने ही, आदरणीय सिन्हा जी मंत्री थे, टीम बुलाई, उन्होंने तय कर दिया। 2018 के अंतरिम बजट में पिताजी ने उसके लिए जो राज्य सरकार को पैसा देना है रेलवे को और जो केंद्र सरकार को देना उसके लिए अनुशंसित कर दिया। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने टेंडर लगाया, उन्होंने लगाया कि काम शुरू होगा। उसके हम उस समय जो भी लोग थे उन्होंने कि ब्रिज और चौड़ा कैसे हो, और चौड़ा क्यों हो, इसलिए नहीं कि लोगों को सुविधा होगी, इसलिए कि इनका मकान टूटे। तो उसके लिए लोगों की असुविधा करते हुए जो पुल ऐसा बन रहा था उसके अंदर स्टेशन चौराहे से 3 गुल्ली के अंदर कोई ऐसा जुड़ाव नहीं हो रहा था, सिर्फ ऐसा सीधा पुल बन रहा था 3 गुल्ली से यहाँ से आगे मुस्की बाबा की तरफ। उसमें सिर्फ इसलिए जोड़ दिया कि हमें असुविधा हो, इसीलिए उसकी साइज बढ़ाई। एक परिवार की असुविधा के लिए सैकड़ों परिवार को असुविधा किया गया जिससे कि उसकी साइज और बढ़ सके, उसमें एक और भुजा जुड़ जाए। एक और भुजा जैसे ही जुड़ेगी वो चौड़ा हो जाएगा तो इनका घर जितना गिर रहा है उससे और ज़्यादा गिरे।
तो ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आज पहली बार कह रहा हूँ, शायद आखिरी बार ये कहना पड़े, पर ये जानकारी होना चाहिए कि हमें कष्ट हो इसलिए पुल की चौड़ाई बढ़ाई गई और उसमें एक और भुजा जोड़ी गई। पर उसमें ये नहीं देखा गया कि जनता का जो कष्ट है, जो स्टेशन चौराहे से यहाँ पर पूरा 3 गुल्ली से जुड़ के जा रहे हैं, वो कष्ट नहीं देखा गया। किसके द्वारा जुड़वाया गया? छोड़िए, किसी के भी द्वारा, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हो गया। अभी जो पुल नहीं बन पा रहा है 1-1.25 साल से, उसका कारण है कि हाई कोर्ट में केस है। हमारे पड़ोसी हैं, आगे रहते हैं, उन्होंने केस किया हुआ है। पिताजी ने कहा है केस फास्ट ट्रैक लगाने के लिए। केस फास्ट ट्रैक स्थिति में लग गया है। मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में उसका निर्णय हो जाएगा और अगले 1.5 साल में पुल बन जाएगा। अब आपसे जानते हैं कि और अगर पुल रोक रहे होते तो सरकार भी हमारी है। आज पिताजी 8 बार के विधायक भी जी, तो वैसा है नहीं बहुत बार जैसा लगता है या जैसा हमें लगना आसान लगता है। जी। एक और आक्षेप आता है कि आपके पिताजी 8 बार के विधायक रहे और उनके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जगह कहें या एक धार्मिक स्थल है बांदकपुर, तो आरोप आता है या आक्षेप आता है कि तो उसका विकास कम हुआ और जिसका कारण ये रहा कि वो जैन कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने या उनके टाइम पर कुंडलपुर का ज़्यादा विकास हुआ, बांदकपुर का नहीं हुआ, ये आक्षेप नहीं, ऐसा नहीं है। बांदकपुर का समुचित विकास हुआ। बांदकपुर में जो तीर्थ स्थान है जी, बांदकपुर का विकास ग्राम पंचायत के तौर पर और बांदकपुर का विकास जागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र के रूप में, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जी, जो मेरे जिले भर के साथी, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता से कि बांदकपुर पंचायत का विकास भरपूर हुआ है। उसको हमने 5-6 सड़क से जोड़ दिया है। बाद में उसकी सड़कें दुगनी चौड़ी भी हो गई हैं। वहाँ पर भी ओवरब्रिज बन रहा है। आदरणीय प्रहलाद जी की पहल से वो ब्रिज आया वहाँ पर। जहाँ तक बात धार्मिक क्षेत्र के रूप में, तीर्थ स्थान के रूप में डेवलप होने की है, तो वहाँ मंदिर कमेटी है, मंदिर न्यास है, अधिकांश जगह उसकी है, वो काम उनको करना है। जनप्रतिनिधि को उनके सहयोग में सिर्फ खड़ा हो सकता है। और यहाँ तक ही मैं बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि मंदिर कमेटी है, न्यास है, काम उनको करना है, वो कर रहे हैं। अब उनकी समझ से उनको जैसा समझ में आता है और जितना बेहतर समझ में आता है वो कर रहे हैं। हम उनके प्रयास में खड़े हैं। तीसरी बात, 2023 के और 2018 का जो पिताजी का संकल्प पत्र था चुनाव का, पिताजी चुनाव हार गए 18 में, 23 में जीते। 18 में भी जो उनका संकल्प पत्र था उसके अंदर उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मैं मेडिकल कॉलेज लेके आऊँगा। दूसरा लिखा कि बांदकपुर क्षेत्र और कुंडलपुर क्षेत्र को मैं तीर्थ क्षेत्र घोषित कराऊंगा। तीर्थ क्षेत्र घोषित होने के कुछ अलग नियम होते हैं, ये उन्होंने उनके संकल्प पत्र में दिया। 2023 के संकल्प पत्र में उन्होंने कहा मैं बांदकपुर पंचायत में जागेश्वर धाम लोक बनाएंगे। ऐसा चूंकि ऐसी कल्पना श्रद्धेय मोदी जी के साथ आ गई थी कि हमारे धार्मिक क्षेत्रों को हम लोक के रूप में परिवर्तित करेंगे और ऐसी तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे जो कि आज से 25 साल 50 साल बाद भी प्रासंगिक हो जी। उसमें लोगों को सुलभता हो, सरलता हो, लोग आसानी से आ जा सकें और अपने भक्ति भाव से वहां पर दर्शन करके जा सकें। इस कल्पना से हमने जागेश्वर धाम लोक का हमारे संकल्प पत्र में पहले नंबर पर है। एक किस्मत की बात है, धर्मेंद्र जी मंत्री बन गए उसी विभाग के। अब वो 3 चरण में काम होना है। पहले चरण का काम हो रहा है मंदिर के एक तरफ का, इसमें दूसरा चरण आना है, फिर तीसरा चरण आना है। लगभग 500 करोड़ का काम होना है। अभी तो सिर्फ 50 या 80 करोड़ का ही काम शुरू हुआ है पहले चरण का। इसमें हमें अगर प्राइवेट ज़मीन है और हमें ज़रूरत है तो हम वो खरीदेंगे
मोल लेंगे उसको, उसके एक नियम होते हैं, वो नियम पूरे करके उसको खरीदेंगे। और ट्रस्ट की ज़मीन है, जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है, तो हम लेंगे ही, वो तो है ही सरकार की। लेकिन यहाँ पे एक मैं रोक के पूछना चाहूँगा कि एक नाम वहाँ पे जुड़ता है, सुनील डबोलिया जी जो सरपंच है वहाँ के, और कहा जाता है कि उनका जो अतिक्रमण है वो नहीं हट रहा है जानबूझ के, और उनका अतिक्रमण को रोकने या उनको बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं आपके या परिवार के द्वारा किया गया। कुछ तो लोग ऐसा सोशल मीडिया पे बोलते भी हैं, कहते होंगे। जो सुनील डबोलिया जी 3 बार के सरपंच हैं, उनके जो विरोधी हैं, जो पिताजी के भी विरोधी हैं, और हाँ, लोकसभा चुनाव में साथ में हो जाते हैं पार्टी के, तो ये बात भी है। तो वो उस तरह की बात कहते हैं, वो बात उचित नहीं है। इसलिए चूँकि वहाँ पर अगर अतिक्रमण है सुनील डबोलिया जी का, तो केवल उनका नहीं, बहुत सारे और लोग भी हैं। तो अतिक्रमण है तो उठाया जाएगा, कोई बात ही नहीं। मैं पहले भी कह दिया, अभी भी और फिर से कह रहा हूँ, अतिक्रमण है तो उठा दिया जाएगा। हमारे दूसरे और तीसरे चरण में जब मंदिर का विस्तार हो रहा रहेगा और हमें ज़रूरत होगी और प्राइवेट ज़मीन है अगर, तो मोल ले लेगी सरकार, क्या दिक्कत है। अब एक और प्रश्न जो कि एक और आक्षेप आता है, जो कि इससे जुड़ा हुआ है आपके परिवार से, या फिर कहें कि एक यूनिवर्सिटी है जो आप दमोह में, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है आपकी, तो कहते हैं कि दमोह क्षेत्र में या दमोह जिले में यूनिवर्सिटी कोई सरकारी नहीं आ पाई क्योंकि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं सोचते। सरकार जब चाहे वो यूनिवर्सिटी लेके आ सकती है, जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत में लेके आना हो तो वहाँ ले आए, सरकार के ऊपर है। परंतु उस देखिए, मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, मुझे किसी पे आक्षेप लगाना है तो मैं क्या आक्षेप लगाऊंगा? बड़े आदमी हैं, चोरी करके बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं जहाँ पर लोगों को पढ़ने मिल रहा है, पढ़ने के बाद ऐसी पढ़ाई करने मिल रही है जो कि वो बाहर जाते और उनको पैसा दे के जाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोग शायद नहीं जा पाते, और उस शिक्षा के कारण उनकी नौकरी लग रही है हजारों लोगों की। तो उस चीज़ की अच्छाई नहीं है चोरी कर रहे हो कॉलेज में। अरे विश्वविद्यालय बना लिया आपने, सरकार का क्यों नहीं आया? सरकार हर जिले में थोड़ी विश्वविद्यालय खोल लेती है। तो विश्वविद्यालय तो अभी 3 साल पहले बना, 4 साल पहले बना विश्वविद्यालय, उसके पहले तो कॉलेज था। तो जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि कॉलेज की जब स्थापना हुई थी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इसी परिसर में, तो उसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में 2001 में, और उसका उद्घाटन किया था उस समय के संतोष सर वीसी थे, वाइस चांसलर सागर यूनिवर्सिटी के, हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के, आदरणीय राजा पटेरिया जी और आदरणीय रत्नेश सोलोमन जी, दोनों मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। हमने तब, हमारी माँ ने कॉलेज खोला, तो क्या ये शहर के लिए अच्छा नहीं किया? ऐसे ऐसे कोर्स खोले जिनके अंदर बच्चे पढ़कर शिक्षा लेके अपना खुद का नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का जीवन उपार्जन कर रहे हैं और लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हजारों लोग, चाहे वो नर्सिंग के हों, इंजीनियरिंग के हों, माइक्रोबायोलॉजी के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, ITI, पॉलिटेक्निक, सारे। एक अकेली महिला ने इतना सब खड़ा किया, और जो जीवंत किंवदंती होते हैं वो है हमारी माँ, और उससे जो आय होती है, ये सारे लोगों को ये पता होना चाहिए। क्योंकि कहने में अच्छा नहीं लगेगा, भाषा वही समझ में आती है। जो वहाँ से पैसा अर्जन होता है, जो माता पिता अपने बच्चों की फीस के रूप में भरते हैं, उसी से उसका विस्तार हो रहा है। वो हमारे घर नहीं आता, हमारी राजनीति में नहीं लगता, हमारे जीवन यापन में नहीं लगता। तो आपकी माता जी तो आपने वो, ये तो दमोह के लोगों का है। माने आप, अगर माने तो वो आपका खुद का विश्वविद्यालय है जो आपके यहाँ की एक बहू ने खड़ा किया। आपने अपनी माता जी का जिक्र किया, तो उनका एक और
प्रसंग हम आपसे पूछना चाहेंगे जो कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं राजनीति के लोग भी करने से कहीं ना कहीं कतरा जाते हैं, जो कि होना चाहिए। तो वहां पे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उस समय जो उन्होंने सबूत पेश किए थे कोर्ट में, न्यायालय में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो राम जन्मभूमि मंदिर का जब आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए कार सेवा में लोग गए, 1 साल गए, वापस आ गए, दूसरे साल गए। उस समय माँ पत्रकारिता भी करती थी, कैमरा लेके चलती थी, वो लोग गए। और विवादित ढांचे को जिस दिन ढाया गया उस दिन वो वहीं थी। एक अकेला कैमरा जिनका चल रहा था, बैटरी नहीं थी तो वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बाकी सबके कैमरे तो नष्ट हो गए। तो उन्होंने पूरा वाक़या देखा। दूसरे दिन फैज़ाबाद में कर्फ्यू लग गया, सरकार भंग हो गई। उसके बाद वो गई वहाँ, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि जो हमें साक्ष्य इकट्ठे करना है वो बाद में कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने सारे वो शिलालेखों का और उनका मूर्तियों का सबका चित्र लिया, फोटोग्राफ किया, उनको वापस आई। वहाँ पर शूट एट साइट के ऑर्डर थे। उन्होंने पुलिस से और सारे लोगों से क्या बातें बना के वो तो चली गई अंदर, और जब वापस आई तब आर्मी लग रही थी। उन्होंने उस पर शोध किया है। उन्होंने उस साक्ष्य के रूप में उन्हें विटनेस बनाया, गवाह रही है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो सबूत गवाह देने के लिए। बाद में कालांतर में विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें विदेश भी भेजा सेमिनार में, भारत का प्रतिनिधित्व करने की। वहाँ पर हिंदू साक्ष्य क्या है, वहाँ पर मंदिर था, जीवंत मंदिर था, और क्यों हम उसे राम जन्मभूमि कहते हैं, उसके साक्ष्य और उस बारे में बात करने के लिए उन्हें विदेश भी भेजा, 2 बार भेजा विश्व हिंदू परिषद ने। और उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंसेस में गई और अपनी बात रखी। उनके लिए वो भी कठिन समय था, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लेफ्ट के लोग जाते थे, कम्युनिस्ट जी, और वो उस बात की पुरजोर विरोध करते थे। और माँ और एक और जो साथी थे उनके, वो लोग जाते थे और वो लोग अपनी बात रखते थे और अपने साक्ष्य दिखाते थे उस पर कि देखिए ये शिलालेख है, इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, और उस तरह की सारी बातें। पिछले अभी 2 साल पहले उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर, उससे जुड़े विवाद, उससे जुड़े संघर्ष 550 साल के, उससे जुड़ा कोर्ट केस के साक्ष्य, उसका फैसला, उसकी पूरी विवेचना करके उन्होंने उस किताब को लिखा। तो ये जानकारी शायद लोगों में नहीं होगी, पर वो किताब जो भी इतिहास के बारे में पढ़ना चाहेंगे और उसमें रुचि रखते होंगे, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। हो सकता और हमारे पास जो आएंगे हम उनको यूं ही दे देंगे, वो पढ़ें। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो और वो क्रेडिट ना देना, नहीं, बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते होंगे। देखिए अभिनव, मैं ये नहीं मानता हूँ ज़्यादा कि लोग जाति का ज़्यादा भेद करते हैं, ऐसा मैं कम मानता हूँ। करते होंगे, पर जैसे एक कोई विधायक है, उसको हटाना है, अगर जाति के भेद करके उसको हटा सकते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, तुम तो जैन हो, ऐसा करके हटा सकते हैं, और तुमने ऐसा कर दिया तो तुमने हिंदू विरोधी काम कर दिया, ऐसा करके अगर कोई बात करता होगा तो वो राजनीतिक बात है। तो आप लोग को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि वो राजनीतिक बात है, उसमें कोई दम नहीं है। हाई कोर्ट का निर्णय आया, एक हाई कोर्ट का निर्णय आया कुछ साल पहले। उन्होंने बोला जितने भी रोड पर मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान पर मंदिर है और उसका जमीन के कागज नहीं है, तो उनको हटाया जाए। जबलपुर में 150-200 हटाए गए जी। कॉलोनी के अंदर जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी और उसमें जो मंदिर थे वो तक हटाए गए, हाई कोर्ट के आदेश पे। हाई कोर्ट का आदेश था, पालन करना पड़ा। हमारे यहाँ 3 मंदिर हटाए गए जो कि मेन रोड पर थे, और आज भी जो विरोधी हैं उनको ये कहते हैं, बताओ जयंत मलैया जी ने वो मंदिर उठा दिए, प्रशासन ने हटाए।
पिताजी ने कोशिश की कि उनको ससम्मान प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठित किया जाए। उन्होंने आग्रह किया बूंदा बहू मंदिर ट्रस्ट से, अम्बालाल जी काका जो बीड़ी वाले हैं उनसे, आदरणीय स्वर्गीय गौतम जी से। गौतम जी भी एक मूर्ति वो वहाँ ले गए बिहारी लाल जी, और उन्होंने उसको प्राण प्रतिष्ठित कराया। बाकी मूर्तियाँ और जगह गई। तो ये सब राजनीति की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब आपसे एक और, आपने जैसे जिक्र किया कि जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हुई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज ओपन हुआ तो रत्नेश सालूमन जी और आपने बताया राजा पटेरिया जी, पटेरिया जी उस समय उपस्थित थे वहाँ पे। दोनों मंत्री थे, मंत्री एक थे। उच्च शिक्षा मंत्री थे, एक स्कूली शिक्षा मंत्री थे। हाँ। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि जब भी जयंत मलैया जी विधायक बनते हैं तो कांग्रेस के जो नेता होते हैं या कांग्रेस के उस समय जो बड़े नेता दमोह जिले में होते हैं, उनके पेट्रोल पंप कैसे खुल जाते हैं उसके बाद? ये क्या कारण है? ये एक देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये देखा गया लगातार। अब ये तो नए तरह का प्रश्न है, कांग्रेस के नेताओं के पेट्रोल पंप खोलते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैंने जब तो भी अभी जयंत मलैया जी जीतते हैं मैंने पिताजी तो 8 बार जीत चुके, और पेट्रोल तो पंप लगातार 8 बार जितने लोगों के पेट्रोल पंप कर रहे हैं उसमें तो मुझे लगता है 80% पेट्रोल पंप तो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास है। लेकिन कांग्रेसियों के भी लगातार इनके जीतने के साथ खुलते गए। खुले, हमारा उसमें सहयोग हो सकता है तो बहुत खुशी की बात है, क्या दिक्कत है? अपने ही शहर के तो लोग हैं, खूब खोलें, तरक्की करें। अब आपसे पूछते हैं, एक आरोप आया था आपके ऊपर मेरे ही कार्यक्रम में, जिला पंचायत सदस्य और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्रकपाल सिंह लोधी ने ये लगाया था कि जो 2023 का चुनाव हुआ था और वो चुनाव में उनको जो मत मिले हैं उस पर उनने आरोप लगाया था कि उसके लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने में, और माने आपके पिताजी को। और उन्होंने ईवीएम के घोटाले का भी जिक्र किया कि वो उनसे आप बैक कैमरा पूछ भी सकते हैं कि क्या वो उनको इतनी मतों से जीत होती। इस तरीके से उन्होंने इस तरीके का नहीं, आपका प्रश्न क्या है? आप ईवीएम पर बात कर रहे हैं क्या? ईवीएम पे भी बात नहीं, एक एक करके कर लें। पहले ईवीएम। अब ईवीएम पे आप बात कर रहे हैं या जो कांग्रेस के सदस्य बात कर रहे हैं या राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, एक ही तरह की बात है। ईवीएम की बात होती तो हम हिमाचल भी जीत लेते, कर्नाटक भी जीत लेते, तेलंगाना भी जीत लेते। आज तो तीनों जगह हमारी सरकार नहीं है, जीत लेते। हमें तो जीतना है सबसे ज़्यादा, 4-5 सरकारें चली जाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतना जरूरी है। हम तो हार गए वहाँ। अगर ईवीएम पे ही जीतना होता तो हमारी 240 सीटें क्यों आती? यूपी के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, आदरणीय योगी जी जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर हम हार गए, हमारी 29 सीटों का नुकसान हुआ। तो ईवीएम वाली बात कहाँ रह गई? अब ये बेसिर पैर टाइप की बातों का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? और एक और उन्होंने आरोप लगाया, और दूसरा आरोप था कि जो दतला में एक पंचायत, जिला पंचायत चुनाव के समय बिठा ली गई, तो उसका भी आरोप लगाया कि वित्त मंत्री जी के पुत्र ने इसकी रूपरेखा तैयार की, यानी कि आप। नहीं, ये गलत है। होता तो मैं बोल देता, बिल्कुल गलत है। जो पंचायत बिठाई गई वो स्वजातीय बंधु की पंचायत थी, उसमें मुझे निमंत्रण था, मुझे आग्रह था जाने का। जिनका आग्रह था मैंने उनसे भी इनकार किया था कि आप ये मत करिए, मुझे आप बुला रहे हैं वो तो सवाल ही नहीं उठता, पर आप भी ये मत करिए। उनका आग्रह था कि भैया इतना सब हो चुका है, कुछ वापस हो जाए, तो इस तरह का आग्रह उनका था। ना उन्होंने हमारा सुना, ना द्रकपाल ने सुना। वो लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, उसमें अगर उनका कहना है कि मेरा है तो वो मान सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक आपने जो बात पहले कही थी कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ी, तो हर चुनाव में मेहनत होती है। कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें मेहनत नहीं होती? पूरा परिवार लग जाता है, आपके शुभचिंतक सारे लोग साथ में लग जाते हैं। अगर हमारी मेहनत हुई है तो जो आदरणीय अजय टंडन जी को 60,000 वोट आए, हमारा मुकाबला उनसे था, या जिनको 1000 वोट नहीं आए उनसे मुकाबला था। पर अगर उन्हें लगता है कि उनके कारण हमको बहुत मेहनत करना पड़ी, तो हाँ, खूब मेहनत करना पड़ी, अच्छी बात है। अब आपसे एक और बात जानते हैं कि एक हत्याकांड काफी दमोह जिले में चर्चित रहा, देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड,
और उसमें कहीं ना कहीं बाद में फैक्टर ये सामने आया कि आपने जो उनके पुत्र सुमेश चौरसिया की काफ़ी मदद की या खुलकर आपने उनको सपोर्ट किया, जो कि हटा में भी एक जनसभा हुई थी उसमें भी आपने खुल के अपनी बात रखी। तो इसको कैसे किया आपने और क्या क्या देखिए कारण रहा ये? नहीं, कारण तो कुछ नहीं, जो जो किया देर से किया, जो किया वो बहुत दिन कायर की तरह रहे तो आँख खुली। वो अकेला लड़ रहा था और अच्छा हुआ समय से आँख खुल गई और मैं उसका साथ दे पाया, उस बात को जोर से रख पाया। देर से रखी मैंने बात। देवेंद्र भैया का जो हुआ और जो वो घटनाक्रम था उससे पूरा जिला बच गया। ये बात कोई कहता नहीं है पर मैं भी दोहराना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आज ही रखूँगा ये बात। उससे जिला बच गया। जब लंगड़ी सरकारें होती हैं और विधायकों पर, कुछ विधायकों पर टिकी होती हैं तो वो अराजक होती हैं, और वो विधायक जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही होती है वो लोग अराजक हो जाते हैं। वो परिस्थिति अराजक होती है। वो खुद शायद अराजक हो या नहीं हो अलग बात है, पर परिस्थिति अराजक होती है। वो अराजक परिस्थितियाँ थी और उसमें देर से किया, बिल्कुल समर्थन किया, करने की ज़रूरत थी, उससे पूरा दमों बच गया। और जो किया उस परिवार ने अकेले किया, अकेले लड़ा, आज भी संघर्ष कर रहा है। अब जैसे कि एक चीज़ देखी गई कि कुछ समय से आप कहीं ना कहीं राजनीति से दूर हैं, उतने सक्रिय नहीं हैं जितना 2023 के पहले थे। क्या कारण है कि 2023 के पहले मैं चुनाव में लड़ने वाला कैंडिडेट था, मैं प्रत्याशी था। 2023 के बाद मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ। विधायक जो है वो मेरे पिता हैं, मेरे नेता भी हैं, वो काम कर रहे हैं। बहुत बार एक से ज़्यादा पावर सेंटर नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। तो मैं उनका सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग कर रहा हूँ। और बस इतनी ही बात है कि सोशल मीडिया पे उपलब्ध कम हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं कम एक्टिव हूँ, सक्रियता कम है, मेरा क्षेत्र में जाना कम है, ये बात सही है। पर 24 घंटे उपलब्ध हूँ फ़ोन पर और पिताजी का साथ दे रहा हूँ, उनके काम में साथ दे रहा हूँ। जो लोगों ने जिस विश्वास को उनको चुना है उस पर कोशिश है पिताजी की कि हम वो काम पूरा करके दें। हर संभव कोशिश करें और हमारा प्रयास करें, वो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं उनके साथ हूँ। लेकिन अब जैसे कि आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इतने वर्षों से आपके पिताजी संभाल रहे हैं, अभी भी आपको क्या लगता है कि अगर आपको कभी मौका मिलता है तो दमोह या दमोह विधानसभा के लिए ऐसा क्या काम अभी रह गया है जिसे करना चाहिए, या ये त्रुटि अभी तक कमी है, ये होनी चाहिए थी, ये सुधार होना चाहिए अब? नहीं, देखिए मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। कभी कोई त्रुटि या सुधार नहीं है, ये जीवन है। ये चलता हुआ दरिया से बहता हुआ जीवन है, कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, ना जयंत मलैया जी के लिए, ना नरेंद्र मोदी जी के लिए, ना किसी के लिए। ये तो जीवन है, शाश्वत है, चलता रहेगा। क्या करने की ज़रूरत है, वो हमेशा हर समय की अपनी ज़रूरत है। एक समय हम चाहते थे कि शहरों में 24 घंटे बिजली मिले। एक समय हम चाहते थे कि 4 घंटे 5 घंटे हमको निर्बाध रूप से खेतों में लाइट मिल सके। एक समय ये था कि खेतों पर डीपी पहुंच सके। हम डीजल से चलाते थे, कुछ लोग मिट्टी के तेल से चला लेते थे, पंप और सिंचाई करते थे अपनी। एक समय था जहां पर बांध बनाने की ज़रूरत थी। ब्यारमा जी पर 5 बांध बने, सद्धरू, सीतानगर, जूड़ी, साजली, पंचम नगर का काम हुआ है, कुछ काम हो पाया, बहुत सारा काम बाकी है, हो गया लगभग काम, सिंचाई का थोड़ा सा बाकी है, वही मुख्य काम है। तो हर समय की अपनी ज़रूरतें हैं। अभी की ज़रूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर युवाओं को रोजगार मिल सके और रोजगार ऐसा मिल सके कि वो खुद का व्यवसाय लगा सके। तो रोजगार मिले, रोजगार जैसी शिक्षा मिल सके, खुद का धंधा लगा सके, उसके लिए उनको पैसा मिल सके बैंक से सस्ती दरों पर और आसानी से। तो धंधा लगा सकेंगे तो दूसरों को भी रोजगार देंगे। तो आज की ज़रूरत वो है।
त्रुटि कोई रही हो नहीं, दमोह बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे और क्षेत्रों से विधानसभा के तौर पे बहुत आगे रहा है, क्योंकि पिताजी ने उसका प्रतिनिधित्व किया है। उनको बहुत कम उम्र में वो मंत्री बन गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी विधानसभाओं को नहीं मिलती थी वो हमको मिली। उदाहरण के लिए जो बड़े बड़े शहरों में, संभागों में जो संभाग स्तर पे जो ये बाईपास बन जाते हैं वो नहीं बने, हमारे यहाँ तो 10 साल पहले बन गए। तो सिंचाई की योजनाएं जो बहुत सारी जगह तेजी से इतनी नहीं बढ़ पाती हैं, हमारे यहाँ बहुत पहले हो गई। हाई सेकेंडरी स्कूल दूसरों के यहाँ कुछ कुछ बने, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 गुना बने। हाई सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हमारे यहाँ 2 गुना और 3 गुना बढ़े पहले के मुकाबले 20 साल में। तो सड़कों का हमने जाल बिछा रहा है। अभी बहुत कुछ सड़कें ही हैं जो हमारी मुरम से नहीं जुड़ी हैं, और बहुत कुछ सड़कें हैं जो सिर्फ डामर की बची हैं। तो हर समय का एक अपना ज़रूरत है। अभी दोनों की ज़रूरत, यहाँ की नगर पालिका बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से चले, हमारा जो क्षेत्र बड़ा हो गया है उसको व्यवस्थित रूप से चले, और वो नहीं हो पाया, वो ज़रूर चिंता का विषय है, उस पर काम करना है। तो आपसे ये जो आपने बातें बताई, इसमें 2 प्रश्न मेरे निकल के आते हैं। पहले एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपने रोजगार की बात की, तो दमोह क्षेत्र में एक फैक्ट्री है माइसेम सीमेंट फैक्ट्री, तो उसमें एक आरोप आता है कि माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में दमोह जिले के या फिर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को, युवाओं को या मजदूरों को प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता है। इसको कैसे देखते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ मजदूरी तो हमारे यहाँ के ही लोग कर रहे हैं। आरोप जो आता है, जो आप कह रहे हैं, आरोप ये आता है कि अधिकारी के स्तर पे जी, बहुत सारे बाहर के भी लोग हैं, बाहर के भी हैं, दमोह के भी हैं। ये तो हमेशा ही होगा। आप प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते किसी क्षेत्र को कि बाहर के लोग नहीं आएंगे, सागर के नहीं आएंगे, जबलपुर के नहीं आएंगे, कटनी, भोपाल, इंदौर के नहीं आएंगे। वो अधिकारी के स्तर के लोग हैं, उसके अंदर उनकी अपनी चयन प्रक्रिया है। दमोह एक द्वीप तो नहीं है, आइलैंड तो नहीं है, एक देश तो नहीं। तो क्या दमोह के लोग दमोह में ही काम करें और दमोह के लोग बाहर जाएं तो उनको वहां से मना हो जाए? ऐसा होता नहीं है। और दूसरी, जैसे कि एक सतधरु योजना के बारे में कि वो लेकर के काफी क्षेत्रों में आप गए और जनता को उसके बारे में भी आपने बताया, तो मैं चाहूंगा कि उसमें एक आपने एक पॉइंट बताया था पानी के यूज के साथ साथ टैप के यूज का भी, तो उसको जरूर आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, युवाओं से, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे युवा साथियों से, जल जीवन मिशन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? गांव में हर घर में शुद्ध फिल्टर किया हुआ पानी घर के अंदर पहुंचाना। जितने मेरे युवा साथी और बच्चे लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि ये मिशन बहुत बड़ा है, ये मेरे और आपके पैसे से बना है। वो पानी, फिल्टर किया हुआ पानी घर घर पहुँचे और घर के अंदर आपके पास तक पहुँचे, उसके अंदर ज़रूरी है कि उसके अंदर टोटी लगाई जाए और उसके पानी को व्यर्थ बहना आप रोकें। आप जब ऐसा करेंगे तो जो आपके बाद आने वाले जो घर हैं उनके पास भी पानी बराबरी से पहुँचेगा। और दूसरा, जल देवता का, उनको जल को हम हानि नहीं पहुँचाएंगे, उसको व्यर्थ नहीं बहाएंगे और जल देवता का अपमान नहीं करेंगे, उसका मान रखेंगे। ये मेरा और आपका पैसा है जो उसके अंदर लगा हुआ है, भारत का पैसा है, हम उसे नष्ट ना करें, उसके अंदर उसको बचा के रखें, ऐसा मेरा आप सभी युवा साथियों से अनुरोध है। बहुत बार देखने में आता है कि टोटियाँ उसमें नहीं लगी होती हैं और वो पानी व्यर्थ बह रहा होता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में ऐसा करा पाएंगे। जैसे आपने पानी का जिक्र किया, तो पानी के साथ एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में एक तालाब है, बेला ताल, वर्षों से वो साफ हो रहा है लेकिन वो साफ नहीं हो पाता, उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही कि आज तक वो साफ नहीं हो पाया। क्या कारण है कि बेला ताल? नहीं, बेला ताल साफ हुआ, बिल्कुल। देखिए, बेला ताल में बहुत बार हम जो आप कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री और हमारे
नेता आदरणीय प्रहलाद जी उसको साफ करते आ रहे थे और वो साफ नहीं हो सका था। ऐसा नहीं है, वो साफ हुआ है और उसका करने का जो कारण था, जो शायद अच्छे से कभी परिभाषित नहीं किया, पर आज मैं कर देता हूँ। उसे साफ करने का, स्वयं नेता के द्वारा साफ करने का कारण ये है कि वो उस बात को संकेत के रूप में दिखाना चाहते हैं कि आप भी अपने अपने जगह तालाबों को और जहाँ भी जल इकट्ठा हो रहा है उसको साफ रखें। यह सांकेतिक है। साफ करने को तो वो 5 दिन में 10 दिन में साफ पूरा हो ही जाएगा मशीन से, पहली बात। दूसरी, जो उसके अंदर जलकुंभी थी अंदर, जो जड़ों में रहती है, इसलिए वो वापस से आ जाता था। और अभी 2 साल पहले पूरा तालाब खाली किया गया, पूरा नहीं हो पाया था, कलेक्टर साहब ने कराया वो, और उसको नीचे से जड़ से उसका बहुत सारी उसकी जलकुंभी की जड़ें ख़त्म की हैं। तो इस बार कम आया है शायद जी। और आने वाले साल में अगर कोशिश कर लेंगे, अब कलेक्टर सर उसको खाली कर दें जनवरी में, तो अच्छा है। आखिरी के दिनों में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये उनको भी मैंने पहले बताया, पर ठीक है, वो उनको करना है। जैसे आपने प्रहलाद जी का जिक्र किया, अभी कुछ समय पहले आपकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे देखी गई, वायरल हुई। काफ़ी वो मुलाकात काफ़ी हंसते हुए थी कि पहले और अब में काफ़ी नज़दीकियां देखी गई। तो ये नहीं, देखिए, कोई मुलाकात, कोई एक मुलाकात से नज़दीकियां नहीं होती और बहुत दिनों तक मिलने से कोई दूरियां नहीं हो जाती। जो बातें जहाँ हैं वहाँ है। प्रहलाद जी पिताजी के समय के नेता हैं, बहुत बड़े हैं, एक पीढ़ी अलग है उनकी, और मेरे नेता हैं। उनसे क्षेत्र के बारे में आग्रह करने गए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको दे दी हैं कि आप ये प्रस्ताव बनवा लीजिए, हम दे देंगे, क्योंकि उनका क्षेत्र रहा है और क्षेत्र के बारे में बात थी तो उनसे मिलने गए। एक आक्षेप और आता है आप पर, या फिर कहें आपके पिताजी के ऊपर और उनके पूरे ड्यूरेशन के ऊपर लगाते हैं आरोप कि उस दौरान पे कहीं ना कहीं मिशनरी कार्य या फिर धर्मांतरण का कार्य काफ़ी बढ़ा, और जो अभी आरोप प्रत्यारोप इसमें काफ़ी बढ़े जब से मिशन अस्पताल पे लॉक लगा, और उसके बाद से इस पे और ज़्यादा इस पे राजनीति होने लगी और आरोप लगने लगे। तो इसको कैसे देखते हैं? आपने कहा कि राजनीति हो रही है, आपने कहा आरोप लगने लगे, अब आपने अपने प्रश्न में जवाब दे दिए। तो ये आरोप आज से नहीं लग रहा है। तो उनका कहना ये होता है, आप उनका क्या कहना है, वो तो विरोधी है, उनको तो कहना ही है। लेकिन फिर इसमें से कुछ विरोधी वैसे भी थे जिन्होंने 2008 और कुंडलपुर में महोत्सव जब हुआ तब भी कुछ बातें कही। बांदकपुर और कुंडलपुर की बातों को वो अलग अलग कर देते हैं, वो भगवानों को बांट देते हैं। तो ये वही लोग हैं। उन्होंने कहा मिशनरी को आप लोगों ने बढ़ाया, तो मिशनरी हमारे से पहले मिशनरी नहीं थे। मिशनरी तो यहाँ 100 साल से हैं, उनका काम चल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को नियंत्रित करने के लिए, उस काम को पर नज़र रखने के लिए, और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके लिए कानून लेके आए। बाहर से जो पैसा आता है उसको देख सकें, उसको परख सकें। अकाउंट जितने थे बाहर के आते थे वो 1/4 हो गए। उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून निकाला। गिरफ्तारियां क्यों हुई? इसी सरकार ने, हमारी सरकार ने किया ये काम। तो उसके अंदर प्रश्न और आरोप क्या है? जबलपुर में मिशनरी नहीं है, सागर में नहीं है, कटनी में नहीं है, शहडोल में नहीं है, रीवा में, सतना में। कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहां पर मिशनरी नहीं है? तो क्या सब जगह वहां के नेताओं ने बढ़ाया है? लेकिन एक तरफ हिंदुत्व की बात की जाती है और दूसरी बात हिंदू, या कहें इसमें सबसे ज़्यादा SC ST तबके का धर्मांतरण होता है। इस बात को यहाँ पे आके बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी मंच से कहा कि यहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा है और लोगों को हिंदू, उन्होंने तो ये सब जगह कहा। श्रद्धेय महाराज ने तो सभी जगह जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या यहाँ पर धर्मांतरण का काम होता है तो नहीं होना चाहिए। तो ये बातें सभी जगह कहते हैं। तो क्या आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है, उसका तो कोई अंग्रेजी अनुवाद है नहीं।
और जो पंथ है मतलब जाति है, तो अगर जाति को नहीं मानने से ऊपर जातियां हैं जो एक स्तर पे है और जो धर्म है वो दूसरे स्तर पे है। हिंदू तो धर्म है। हम आपसे प्रेम से सद्भाव से बात करें, भाईचारे की बात करें, पशु को जीवन की बात करें, पशु की बात करें, पत्थर में भी जीवन देखें, ये हिंदू शास्त्र है, यही हिंदू धर्म है। जो इस देश में पैदा हुआ है और उस मान्यताओं को मान्यता मानता है वो हिंदू है। उसकी जाति कुछ भी हो सकती है, वो ईसाई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, और वो राजपूत भी हिंदू नहीं हो सकता है अगर उसकी मान्यता ये नहीं है। तो हिंदू को हम बहुत छोटा करके नहीं देखें। हिंदू बहुत बड़ा शब्द है, वो धर्म है। ये संविधान जो बना है वो जातियों के लिए कोई आधार नहीं है, उसमें सबको समावेश लेके चला है। और यहाँ का रहने वाला व्यक्ति जो इतने सालों से गुलाम रहा है, उसके बाद भी जिस दूसरी जाति के लोगों ने उन पर राज किया है, उनकी जाति को अपनी उपासना पद्धति को मानने पर टैक्स लगाया है, उनको फिर भी अगर रहने देता है और एक भाव से रहने देता है तो वो हिंदू ही हो सकता है। हिंदू राष्ट्र तो है ही, मन से तो हिंदू राष्ट्र ही है, उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अब चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म, भारत में रहने वाला व्यक्ति वो हिंदू ही है अगर उस मान्यताओं में उसकी विश्वास है। तो अगर उस मान्यताओं में उसका विश्वास नहीं है तो अब आपसे एक अंतिम प्रश्न कि सिद्धार्थ मलैया जी क्या 2028 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? इस बारे में अभी कैसे कह सकते हैं। और अगर 2028 में उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या टीएसएम की वापसी होगी और फिर वो टीएसएम से चुनाव लड़ते देखेंगे? देखिए, अभी तो ये मालूम भी नहीं है कि राजनीति में किस स्तर पर सक्रिय रहना है। एक काम पिताजी को, और मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत मुझे भी, लोगों ने दिया है। हमने उसके लिए मेहनत की थी, लोगों ने हम पर विश्वास जताया है, हमें वो काम करना है। ये क्लियर है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी ना तय किया है, ना उसको लक्ष्य बनाया और ना बनाएंगे। अब जो नियति में है वो अच्छा है और जो नियति में नहीं है वो भी अच्छा है। जो मिला वही बहुत है। कोई कल्पना नहीं करता था, लोगों ने वो मत दिया। हमारी कल्पना थी, हमारा तो लक्ष्य था। पिताजी को तो लगता नहीं था हम कभी इतने वोट से जीत सकते हैं, हमको लगता था इतने वोट से जीत सकते हैं और कोशिश भी की। तो अभी जो लक्ष्य है वो सिर्फ ये है कि जो काम उनको दिया हुआ है वो अच्छे से पूरा करें। राजनीति में आगे कितना रहेंगे, किस स्तर पर सक्रिय रहेंगे, चुनाव के लिए सक्रिय रहेंगे कि नहीं, ये अभी पता नहीं। तो हमारे साथ थे सिद्धार्थ मलैया जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सवालों के जवाब रखे जो कहीं ना कहीं आज उन पर आरोप या आक्षेप लगते हैं, और उन्होंने उनको क्लियर भी किया। मेरे हिसाब से उनके विरोधी भी उनके आरोप से कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए होंगे, और कई बातें उन्होंने वो भी बताई जो कि उनके प्रशंसक जानना चाहते थे। अब हम देखना ये दिलचस्प होगा कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों या कहें 25 वर्षों से अधिक से उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति को मौका देती है, या फिर पार्टी बढ़ गई है और पार्टी में नए लोगों को मौका मिलेगा। देखिए, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बार ये होता है और स्वाभाविक भी है कि जानना चाहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किस तरह की तैयारी होगी। पर अभिनव आपसे भी और सभी साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव ये एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे और आयाम भी हैं जो कर रहे हैं और जो बहुत सुख देते हैं और आनंद देते हैं। तो इसलिए सिर्फ हर चीज़ चुनाव से जोड़ के देखी जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो भैया 5 दिसंबर को आपका जन्म दिवस है। हाँ, तो बिल्कुल। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू आपका इंटरव्यू लेने के लिए, यहाँ आने के लिए।